Hello and welcome again all of you. This is part 2 of lecture of the management of medically compromised patient under pedo subject. लास्ट वीडियो में हमने एक छोटा सा वीडियो लिया था मैनेजमेंट ऑफ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में. ये चैप्टर को हम लोग बुक से ही पढ़ेंगे. इसमें मैंने नोट्स कॉपी में नहीं बनाए क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो रहा था और टाइम टेकिंग हो रहा था और हमारे पास टाइम कम है. हमें पीडो फिनिश करके दूसरे सब्जेक्ट पे भी जंप करना है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना. बुक में ही मैंने पॉइंट्स नोट बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने इम्पॉर्टेंट सारे टिक लगा रखे हैं, तो आप बस सुन लेना और ध्यान से देख लेना. तो शुरू करते हैं हम लोग. अभी तक हमने वहाँ पढ़ा था आईडी पेशेंट के बारे में. उसमें आईडी पेशेंट का मैंने सब बता दिया था, बस ओरल मैनिफेस्टेशन रह गया था. उसके बाद हम लोग सेरेब्रल पाल्सी करेंगे. ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पेशेंट इज higher incidence of poor oral hygiene, gingivitis, malocclusion and untreated caries. हायर इंसिडेंस होते हैं इनमें पुअर ओरल हाइजीन के, जिंजिवाइटिस के, मालोक्लूजन के और अनट्रीटेड केरीज के. रीजन आप भी जानते हो. इंक्रीज इन सीवियरिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज एसोसिएटेड एंड इंक्रीज इन टिपिकल ओरल साइंस ऑफ क्लेंचिंग, ब्रक्शिज्म, ड्रूलिंग, पीका, ट्रॉमा एंड सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर. ठीक है, मतलब ऐसे पेशेंट्स में क्लेंचिंग की प्रॉब्लम, ब्रक्शिज्म की प्रॉब्लम, सलाइवा की ड्रोलिंग की एंड पीका की प्रॉब्लम. पीका क्या होता है? किसी भी एक नॉन फूड आइटम के खाने की, चिबाने की आदत, जिसकी वजह से टूथ में एब्रेशन, अट्रिशन एटसेट्रा की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. सॉफ्ट डाइट, पेरियोडोंटल कंडीशन इज पुअर. ऐसे पेशेंट की पेरियोडोंटल कंडीशन पुअर होगी. केरीज रेट हाई होती है ऐसे पेशेंट में. अर्ली चाइल्डहुड के केरीज ऐसे पेशेंट में ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि ये लोग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन पे होते हैं, इसके कारण. अल्टर्ड सैलिवरी फ्लो इंड्यूस्ड बाय मेडिकेशंस और द डिजीज इटसेल्फ इंक्रीज्ड प्लाक एंड कैलकुलस फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट टू जिंजिवाइटिस एंड डेंटल केरीज. ठीक है, क्या हो रहा है कि सैलिवरी फ्लो, एक तो इन लोगों इनकी मेडिकेशंस की वजह से सैलिवरी फ्लो इनका डिस्टर्ब होगा. सैलिवरी फ्लो डिस्टर्ब होगा, प्लाक एंड कैलकुलस एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से जिंजिवाइटिस एंड डेंटल केरीज होगा. ऐसे बच्चे में हैबिट होती है फूड पाउचिंग की. खाने को मुंह में बहुत देर तक रखे रहना, धीरे धीरे चबाना या जमा करके रखना, जिसकी वजह से टूथ जो है वो बहुत देर तक वैसे सराउंडिंग में, एसिडिक सराउंडिंग में है, तो केरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे. अदर फीचर्स में इंक्लूड कंजिडाइटली मिसिंग परमानेंट टीथ, fractured anterior teeth, enamel hyperplasia and medication induced gingival hyperplasia, traumatic occlusion and bruxism. Malocclusion can occur due to abnormal jaw growth, spacing और crowding. कई सारे सिंड्रोम के साथ होता है. एबनॉर्मल जॉ की जो ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेसिंग या क्राउडिंग हो रही है टिथ में. अगर क्राउडिंग हो रही है तो केरीज के, प्लाक एक्यूमुलेशन के, डिफिकल्टी इन क्लीनिंग के चांसेस हो जाते हैं. सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर सच एज लिप बाइटिंग और बाइटिंग ऑफ बकल म्यूकोसा. More severe form of self-injurious behavior is seen in Lesch-Nyhan syndrome with increasing severity of intellectual disability. Oral signs such as cleansing, drooling, trauma, pika and self behavior. अब पीका समझ लो. पीका क्या है? एक हैबिट हो जाती है नॉन फूड आइटम्स को लेकर खाते रहने की और या चिबाते रहने की. डेट इज पीका. डेंटल ट्रीटमेंट मैंने ऐसे पेशेंट्स का बता दिया था. अब हम लोग सेरेब्रल पॉल्सी पे आते हैं. सेरेब्रल पाल्सी. सेरेब्रल पाल्सी एक कंजिनाइटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ड्यू टू सेरेब्रल डैमेज दैट अकर्स अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ. सेरेब्रल पाल्सी क्या है? एक कंजिनाइटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि सेरेब्रल डैमेज की वजह से होता है, जो बर्थ के टाइम अगर हो जाए कुछ सेरेब्रल डैमेज तो सेरेब्रल पाल्सी के केस चांसेस होते हैं. उसमें भी पहला क्या है? ड्यू टू हाइपॉक्सिया, फीटल को, चाइल्ड को के ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलना, इसके वजह से. पेशेंट में एक्सपीरियंस स्वॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ऐसे पेशेंट में क्या होगा? स्वॉलोइंग प्रॉब्लम होगा, ड्रूलिंग, TMJ सबलक्सेशन, मैलोक्लूशन एंड पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड डेंटल डिजीजेस. There is no effective treatment of cerebral palsy and is generally a non-fatal, incurable, non-progressive condition that
इन पार्ट इज एमिनेबल टू एजुकेशन, थेरेपी एंड ट्रेनिंग। जो सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट होंगे उनमें सॉलोइंग की प्रॉब्लम होगी, सलाइवा ड्रूलिंग होगी, TMJ सबलैक्सेशन होगा, मैल ऑक्लूजन होगा, पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड डेंटल डिजीजेज होंगे। जो सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट होते हैं उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, एपिलेप्सी होते हैं, विजुअल डिफेक्ट होता है, हियरिंग और स्पीच डिफेक्ट्स होंगे और इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होगा। ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें इनका मैनेजमेंट पढ़ना है, तो मैनेजमेंट से पहले हमें पता होना चाहिए ये पेशेंट क्या क्या सिम्टम या क्या क्या कैसे बिहेव करेंगे ये पेशेंट्स, फिर उस अकॉर्डिंग हमारा मैनेजमेंट होगा। etiology of cerebral palsy. The etiology of cerebral palsy can be thought of using the 4 P's. 4 P's हैं cerebral palsy के etiology के। पहला prenatal, perinatal, postnatal and prematurity। prenatal कंडीशन में हो जाए या पेरीनेटल कंडीशन में कुछ हो जाए या पोस्ट नेटल या फिर प्री मैच्योरिटी के टाइम अगर कुछ होगा तो सेरेब्रल पाल्सी होंगे। तो प्री नेटल के टाइम क्या होगा? प्रीनेटल के टाइम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन, इन यूटेरो स्ट्रोक या कंजेनाइटल CMV इन्फेक्शन। प्रीनेटल सेरेब्रल पाल्सी कब होगा? अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ही हो ब्रेन में या फिर इन यूटेरो स्ट्रोक हुआ हो या फिर कंजेनाइटल साइटोमेगालो वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर and delivery such as preterm birth, hypoxic ischemic encephalopathy and any factor causing reduced oxygenation to the brain। पेरीनेटल में क्या होगा? लेबर या डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रही हो जिसमें सबसे पहला क्या है? रिड्यूस्ड ऑक्सीजनेशन टू द ब्रेन या हाइपोक्सिया हो जाए। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन सच एज वायरल इंसेफ्लाइटिस एंड मेनिंजाइटिस। वायरल इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस के केस में। पोस्टनेटल, अब कुछ बच्चे को पोस्टनेटल दुनिया में आकर क्या हो रहा हो? एक्सीडेंटल हेड ट्रॉमा, एनॉक्सिक इंसल्ट, पॉइजनिंग विद सर्टेन ड्रग्स एंड हेवी मेटल्स एंड चाइल्ड अब्यूज। इन सब केस में पोस्टनेटल में सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्सी, सेरेब्रल पॉल्सी को मल्टीपल क्लासिफिकेशन से 6-7 क्लासिफिकेशन है, बट हमारे लिए जो पहले 1 या 2 क्लासिफिकेशन होंगे जिनके केसेस ज़्यादा होते हैं हम लोग वो पढ़ेंगे। तो सेरेब्रल पाल्सी का पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला स्पैस्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। स्पैस्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी 60 to 70% ऑफ केसेस में स्पैस्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी कितने केसेस होते हैं? 60 to 70% ऑफ सेरेब्रल पाल्सीज स्पैस्टिक। 60 to 70% जो सेरेब्रल पाल्सी के केस हैं वो स्पैस्टिक होते हैं। और ये क्यों हो रहा है? इट इज काउज्ड बाय अ लीजन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। स्पैस्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी क्यों हो रहा है? लीजन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लीजन के कारण। लिमिटेड कंट्रोल ऑफ नेक मसल्स रिजल्टिंग इन हेड रोल। ऐसे पेशेंट में मसल कंट्रोल बहुत कम होता है तो ऐसे बच्चे का हेड रोल होता रहता है। इम्पेयर्ड च्यूइंग एंड सॉलिंग होगा। हाइपरटोनिक टोनिसिटी ऑफ फेशियल मसल्स, स्लो जॉ मूवमेंट होगा। क्लास 2 डिवीजन टू माल ऑक्लूशन होगा। सेरेब्रल पाल्सी के केस में क्लास 2 डिवीजन टू माल ऑक्लूशन होता है 75% केस में विथ यूनिलेटरल क्रॉस बाइट। तो क्या होता है क्लास सेरेब्रल पाल्सी में स्पास्टिक टाइप में? क्लास 2 डिवीजन टू माल ऑक्लूजन होता है विथ यूनिलेटरल पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। एथेटोसिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। एथेटोसिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी 25% ऑफ केसेस होते हैं। एथेटोसिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी 25% ऑफ सेरेब्रल पाल्सी जो होते हैं वो एथेटोसिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी होते हैं। इसमें क्लास 2 डिव 1 माल ऑक्लूजन होता है। क्लास 2 डिवीजन 1 माल ऑक्लूजन होता है एथेटोसिस टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में। ओके अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, ये याद रखना। स्पैस्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी क्यों होगा? ड्यू टू लीशन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ड्यू टू लीशन इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स।
Clinical manifestation of cerebral palsy. Three of the most common reactions which a dentist should recognize are asymmetric tonic neck reflex, टॉनिक्स labyrinthine reflex and startle reflex. ये आप याद रखना. Clinical manifestation of cerebral palsy is asymmetric tonic neck reflex, tonic labyrinthine reflex and startle reflex. उसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो होंगी एबनॉर्मलिटीज होंगी, जैसे कि सीजर्स आएंगे ऐसे पेशेंट को. और एपिलेप्सी. जो सीजर्स आएंगे ना, सेरेब्रल पाल्सी के 30 to 50% ऑफ सेरेब्रल पाल्सी केसेस में सीजर्स देखने को मिलते हैं. 30 to 50% ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के केस में सीजर्स या एपिलेप्सी देखने को मिलते हैं. ओवरऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी इज patient will frequently have gastroesophageal reflex as well as episodes of vomiting. Either problem can lead to dental erosion or loss of tooth structure. Gingival overgrowth due to seizure medications is a frequent problem in children with cerebral palsy. cerebral palsy वाले पेशेंट में ना क्या होता है, GERD होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होता है. इसमें क्या हो रहा है, आपके जो एसिड है ना वो वापस जो है वो माउथ को आ रहा है, स्टमक के साइड से एसिड वापस माउथ को आ रहा है. अब एसिड आ रहा है तो वो टूथ के लिए प्रॉब्लमैटिक है, और वॉमिटिंग में भी एसिड होता है. तो इन दोनों केस में क्या हो रहा है, डेंटल इरोशन होगा, ये टूथ स्ट्रक्चर का लॉस होगा. एज वेल एज जिंजाइवल ओवरग्रोथ देखने को मिलता है सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट में, क्योंकि ये लोग सीजर के मेडिकेशन खाते हैं. इसीलिए ये याद रखना, सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उनका टंग जो है वो हाइपरटोनिक होता है एंड सिगार शेप्ड होता है. सिगार शेप्ड टंग सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट में देखने को मिलता है. टंग इज हाइपरटोनिक एंड सिगार शेप्ड. अपर लिप इज अंडर डेवलप्ड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनफ प्रेशर ऑन द फ्रंट टिथ टू अलाइन देम करेक्टली. अब अपर लिप जो है वो अंडर डेवलप है, तो प्रेशर टिथ पे नहीं आ रहा है, शेप फॉर्म नहीं होगा प्रेशर के कारण, इसलिए टूथ जो होंगे, अपर टिथ जो होंगे वो मेल अलाइंड होंगे, आइदर प्रोट्रूडेड होंगे. एथेटोटिक सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, टंग का वेव लाइक मूवमेंट होता है. एथेटोटिक सेरेब्रल पाल्सी में टंग का वेव लाइक मूवमेंट होता है. पेशेंट विथ सेरेब्रल पाल्सी who take phenytoin to control seizure activity may have degree of gingival hyperplasia. जो फेनेटोइन लेंगे सेरेब्रल पाल्सी में सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, उन पेशेंट्स में हाइपरप्लेशिया दिखेगा. The prevalence of malocclusion in patients with cerebral palsy is approximately twice than in general population. जनरल पॉपुलेशन में जितने चांसेस हैं मैलअक्लूजन के, उससे ज़्यादा, उससे 2 गुना चांस होता है सेरेब्रल पाल्सी के केस में मैलअक्लूजन का. सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट जो होंगे वो थोड़े अनकोऑपरेटिव और अनमैनेजेबल होंगे. तो पहले डेंटल विजिट में क्या करना होता है, एज अ डेंटिस्ट पेशेंट को इवैल्यूएट करना होता है थॉरोली कि उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, और मेडिकल कंडीशन एंड ड्रग हिस्ट्री, ये सब हमें पता होना चाहिए. अगर कोई पेशेंट व्हील चेयर पे आ रहा है, व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है, तो हमें उनके व्हील चेयर पे ही एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट करना चाहिए. और अगर उन्हें ट्रांसफर करना भी है डेंटल चेयर पे, तो बहुत देखकर एक प्रीफरेबल मोड ऑफ ट्रांसफर के थ्रू करना है. आइदर पर्सनली उसको लिफ्ट करके चेयर पे रख दो. पेशेंट की पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है. ऐसे बच्चे असिस्टिव स्टेबलाइजेशन, मतलब उन्हें नॉर्मल रखने के लिए, काम एंड कंपोज रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, और उनका पोस्चरल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए जो है हमें असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे करेक्टली पोजीशन रखने के लिए. तो हेड पोजीशन इज मेंटेन इन द मिड लाइन बाय वन ऑफ द डेंटल स्टाफ ओवर अ हेड सपोर्ट लोकेटेड एट द ऑसिपिटल लेवल. हेड की पोजीशन को मिड लाइन में रखने के लिए जो हमारा हेड सपोर्ट है वो डालना होगा, और एक डेंटल स्टाफ वहाँ पे रखना होगा. बेंट एंड जुक्सटापोज्ड अपर मेंबर्स इन द मिड लाइन विद द हेल्प ऑफ वेलक्रो स्ट्रैप्स देना होगा.
Bend lower members by decreasing the hip angle to 120 degree in relation to the trunk using soft foam rolls as positioning device for support under knees. Okay. Maintain the child in the midline of the dental chair with arm and legs as close to the body as possible. माउथ ओपन रखने के लिए माउथ प्रॉप का यूज करेंगे. माउथ प्रॉप का यूज करेंगे. जो इम्पॉर्टेंट है वो है 38% सिल्वर diamine fluoride. Atraumatic restorative treatment and full coverage restorations are preferred when traditional restorations are not feasible. अगर ट्रेडिशनल रेस्टोरेशन करने में प्रॉब्लम है, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, 38% SDF का यूज करेंगे. एयर ट्रॉमेटिक रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट कराएंगे और फुल कवरेज रेस्टोरेशंस. और ऐसे बच्चों के, ऐसे पेशेंट के रेडियोग्राफ क्या करते हैं हम? 2 मॉडिफाइड रेडियोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं. सेरेब्रल पॉल्सी के केस में जो रेडियोग्राफिक टेक्निक यूज होगी वो होगी 45 डिग्री ऑब्लिक हेड प्लेट एंड रिवर्स बाइट विंग बकल टेक्निक. रेडियोग्राफ जो लोगे आप वो 45 डिग्री ऑब्लिक हेड प्लेट एंड रिवर्स बाइट विंग बकल टेक्निक लोगे. उसके साथ साथ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट हमें देना है, जैसे कि पिट एंड फिशर सेलेंट देना है परमानेंट मोलर्स में. और अगर ट्रीटमेंट की फिर भी जरूरत है ना, तो पल्प थेरेपी के ऊपर हम लोग एक्सट्रैक्शन को प्रीफर करेंगे ड्यू टू कोऑपरेशन प्रॉब्लम. रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस ऐसे पेशेंट को नहीं दे सकते हम लोग. नॉट क्यों? क्योंकि ये टॉलरेट नहीं करेंगे, ब्रेकेज के चांसेस ज़्यादा होंगे, और ब्रेकेज के चांसेस है तो एस्पिरेशन के एंड चांसेस ज़्यादा है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं. इसलिए रिमूवेबल ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं. और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अगर है तो वो होगा जनरल एनेस्थीसिया के अंदर. डेंटल ट्रीटमेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज द ओनली ऑप्शन फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डेंटल प्रोसीजर्स फॉर चिल्ड्रन विथ सेरेब्रल पॉल्सी. ऐसे बच्चे जो मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन ले रहे हो, तो पेरेंट्स केयर में, पेरेंट्स के सुपरविजन में, पेरेंट्स को खुद से ऐसे बच्चों का टिथ क्लींजिंग करवाना हो चाहिए आफ्टर ईच डोज ऑफ मेडिकेशन. हर मेडिकेशन के बाद पेरेंट्स को बच्चों का टिथ क्लीन करवाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सारे के सारे मेडिकेशन में सुक्रोज होता है जो कि कैरियस डेवलप करने के चांस बढ़ा देगा. बच्चों को कब आना चाहिए ओरल एंड डेंटल हेल्थ चेकअप के लिए? बाय द एज ऑफ 12 मंथ्स. 1 साल का बच्चा जब हो जाए तब तक आ जाना चाहिए पहले डेंटल विजिट के लिए, या फिर टिथ जो उसका इरप्ट होगा पहला, उस इरप्शन के 6 महीने के अंदर. सेकेंड केस इज चाइल्डहुड ऑटिज्म. द वर्ड ऑटिज्म इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑटोस विच मीन्स सेल्फ एंड इज मॉस, which means a state of self-absorbed to the exclusion of everyone around them. ऑटिज्म जो आया है वो ग्रीक वर्ड ऑटोस से आया है, जिसका मतलब सेल्फ होता है. इस मॉस का मतलब होता है कि आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है ना, उससे आपको मतलब नहीं है. सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, खुद में ही गुम है, जो हो रहा है खुद ही कर रहे हैं, आसपास से कोई मतलब नहीं है. ऑटिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड रेस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव पैटर्न्स इन बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज. क्या होगा ऑटिज्म के बच्चों में? कम्युनिकेशन करने में उनको डिफिकल्टी आएगी, वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे, सोशल इंटरेक्शन वो नहीं करते हैं. एक उनके बिहेवियर का रेस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव पैटर्न होता है, सेम काम करते हैं और लिमिटेड काम करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते हैं. उनकी इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ भी लिमिटेड होती है. जो ऑटिज्म है उसके भी कई सारे सब टाइप्स हैं. 5 सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑटिज्म डिसऑर्डर, एस्पर्जर्स सिंड्रोम, रेट्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर एंड परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्रैल अभी चल रहा है, मई में एग्जाम है. तो अगर पूछा कभी तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को. वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है. और इसका जो सिंबल होता है ना, वो पजल्ड रिबन होता है. उसका सिंबल जो होता है वो पजल रिबन होता है. पजल रिबन इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ ऑटिज्म अवेयरनेस.
एंड 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। ऑटिज्म की डायग्नोसिस कैसे होती है? ऑटिज्म की डायग्नोसिस के लिए हम लोग जनरल डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं चिल्ड्रन की, इवेल्युएट करने के लिए कि उनकी बेसिक लर्निंग स्किल क्या है, बिहेवियर क्या है, बच्चे की स्पीच और मूवमेंट एप्रोप्रिएट टाइम पे सही है या नहीं, ये देखने के लिए। तो ऑटिज्म के लिए जो एज इंटरवल होता है ऑटिज्म के बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए या फिर उनका चेकअप करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ का, वो होता है 9 मंथ, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 30 मंथ्स। 9 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में एंड फिर 2.5 साल में। ठीक है, 9 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में और फिर 24-6-30 2.5 साल में। ऑटिज्म का क्या होगा एज इंटरवल स्क्रीनिंग का? पहले 9 महीने में करते हैं, उसके बाद 1.5 साल में, फिर 2 साल में, फिर 2.5 साल में। 9, 18, 24, 30. The screening is specially designed for us who are okay. Sign and symptoms of autistic child. It initiates before the 3rd year of age and generally undergoes a steady course without remission through aging. जो साइन एंड सिम्टम्स है ना ऑटिस्टिक चाइल्ड के, वो 3 साल की उम्र से पहले दिखना शुरू हो जाते हैं और फिर ये लाइफ लॉन्ग जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये ठीक नहीं होता है और धीरे धीरे कुछ साइन एंड सिम्टम्स, कुछ डिफिकल्टीज, कुछ लिमिटेशंस बच्चों में नजर आते रहते हैं बट रिमिशन नहीं होता है इनका। जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनकी डेंटल फाइंडिंग्स क्या होगी? दे विल बी हाईली ससेप्टेबल टू केरीज। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट एंड स्वेटेंट फूड लेंगे, पाउचिंग करेंगे, टंग कोऑर्डिनेशन इनका सही नहीं है, फूड की पाउचिंग करेंगे, पुअर टंग कोऑर्डिनेशन होगा, ब्रशिंग एंड टीथ फ्लॉसिंग में डिफिकल्टी आएगी, ब्रक्शिज्म होगा, फोर्सफुल ग्राइंडिंग करेंगे ये टीथ की, इज वन ऑफ द स्लिप डिसऑर्डर इन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ब्रक्शिज्म क्या है? फोर्सफुल ग्राइंडिंग होती है टीथ की स्लिपिंग के टाइम पे। ये एक ऑटिस्टिक चाइल्ड का एक डिसऑर्डर है। डैमेजिंग ओरल हैबिट्स सच एज टंग थर्स्टिंग, पेकिंग ऑफ द एट द जिंजाइवा, लिप बाइटिंग एंड पीका। ट्रॉमेटिक इंजरीज क्या होगा? अल्सरेटेड लीशंस, बाउट ऑन सेल्फ इंजरी फ्रॉम हेड बैंगिंग, पिकिंग और फेस। बच्चे अगर एग्रेसिव किड है तो ट्रॉमेटिक अल्सरेटेड लीशंस नजर आएंगे सेल्फ इंजरी के कारण, हेड बैंगिंग, पिकिंग या फिर फेस टैपिंग पे। जिंजिवाइटिस एंड पुअर हाइजीन, ओरल हाइजीन, ये सब हो गया डेंटल। अब ऑटिस्टिक चाइल्ड के डेंटल ट्रीटमेंट में चैलेंजेस क्या क्या होंगे? ऐसे बच्चों में ना सेंसरी स्टिमुलस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब गैगिंग बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर या फिर स्मेल किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसे बच्चों में सेंसिटिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, किसी चीज़ के टेक्सचर से सेंसिटिव होंगे तो गैगिंग या वोमिटिंग आएगी। ब्राइट लाइट से, वाइब्रेशंस, डेंटल इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन से, टच से, अराउंड द माउथ में अगर ट्रीटमेंट के लिए कुछ आप टच कर रहे हो तो, या स्मेल ऑफ डेंटल मटेरियल से, ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। मे नेगेटिवली इम्पैक्ट चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, एलिसिटिंग नेगेटिव बिहेवियर टू डेंटल ट्रीटमेंट, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर द डेंटल विजिट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए पूरा साइकोलॉजिकली बच्चों को प्रिपेयर करना डेंटल विजिट के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सो सॉरी कि ऐसे वीडियो में जो आपके विजुअल्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, बट ये टाइम लिमिटेशंस के कारण है और बस एक ही लेक्चर में हो रहा है, आगे से नोट्स ही होंगे। बस इसके लिए मैंने ये वाला आइडिया लिया है बुक वाला, इसी टॉपिक के लिए बस। फर्स्ट, पहले डेंटल विजिट पे क्या होगा ऑटिस्टिक चाइल्ड में? एट द ऑफिस ऑफ अ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर टूर ऑफ द क्लिनिक, introduce them to the dental assistant that will be present during treatment. Be gentle and reassuring. Allow the child to bring their comfort items, जैसे कि किसी को कुछ टॉय से कंफर्ट मिलता हो, किसी को टेडी से, किसी को चॉकलेट से, एक्सेट्रा जो हो। Make the first appointment short and positive. उसके साथ साथ अप्रोच द चाइल्ड इन अ क्वाइट नॉन थ्रेटनिंग मैनर, स्पीक इन सिंपल डायरेक्ट एंड शॉर्ट सेंटेंसेज। एज अ डॉक्टर आपको बहुत ही आराम से, बिना बच्चे को थ्रेटन किए हुए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सॉफ्टली बात करना है। एज वेल एज
ऐसे बच्चे जो बात नहीं समझ रहे उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, PECS करते हैं, दैट इज पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। उनको पिक्चर्स दिखाकर ट्रीटमेंट की समझाने की कोशिश करते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम PECS। इसमें क्या होगा कि PECS कंसिस्ट ऑफ अ बुक of word pictures to express desires, observations and feelings and is very helpful for those who are less verbal। PECS इसमें ऐसी किताब जिसमें सारे इमोशंस शो होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो वर्बल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। डेंटल कंसिडरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे की पहली बार ट्रीटमेंट या पहला विजिट जहाँ पे हुआ था सेम डेंटिस्ट और सेम स्पेस होना चाहिए। डायरेक्ट लाइट बच्चे के आंख पे नहीं होना चाहिए, कीप द लाइट आउट ऑफ देयर आइज। ईयर मफलर दे दो आप, ईयर मफ्स, ताकि वो डेंटल ड्रिल्स वगैरह की नॉइज नहीं हो और फिर वो अग्रेसिव नहीं हो जाए और डर नहीं जाए। हाइपर रिस्पॉन्सिव टू ऑडिटरी, यूज टेल शो फील डू बिफोर एवरी स्टेप। बच्चों के ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ हमें क्या करना है, टेल शो फील डू बिफोर एवरी स्टेप, टेल शो फील करवाना है हमें। पेडी रैप देना है हमें और साथ साथ ये जरूरी है ART रेस्टोरेशन करते हैं हम। यूज ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, स्लो स्पीड ड्रिल इंस्टेड ऑफ हाई स्पीड आर सम मॉडिफिकेशंस टू द कन्वेंशनल अप्रोच। 38% of SDF can be used to arrest dentinal caries in less verbal children where traditional adhesive restorations are not feasible। जहाँ पे बिहेवियर के कारण ट्रेडिशनल फिजिबल नहीं हो पा रहा है रेस्टोरेशन, वहाँ पे हम लोग डेंटिनल केरीज के केस में क्या देंगे, 38% SDF यूज करते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं ऑटिज्म के ना, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो अर्ली मॉर्निंग में ये ब्रश नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, ब्रशिंग आफ्टर अ मील माइट हेल्प इन रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी एज द माउथ इज ऑलरेडी स्टिमुलेटेड बाय फूड। तो ऐसे बच्चों को मील के बाद ब्रश करवाते हैं। उसके साथ साथ डिपिंग द toothbrush in lukewarm water causes only a mild change in oral temperature and hence may be better accepted। अगर टूथब्रश को आप lukewarm water में बोलो कि डालकर फिर देने को तो बच्चे को अच्छा फील होता है और ये हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट के पेशेंट ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी सही रहते हैं, इनमें हमें ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टिल अगर विजुअल इम्पेयरमेंट का केस है तो डेंटल कंसिडरेशन हमारी क्या रहेगी, चिल्ड्रेन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट्स एक्सपीरियंस मोर फॉल्स व्हाइल लर्निंग टू वॉक इन द अर्ली ईयर्स एंड देयरफॉर फ्रैक्चर्ड एंटीरियर टीथ इज फ्रीक्वेंट फाइंडिंग। विजुअल इम्पेयरमेंट के बच्चों में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंट फाइंडिंग होगी वो फ्रैक्चर्ड एंटीरियर टीथ होगी ड्यू टू ऑब्वियस लिमिटेशंस। वो प्लाक एक्यूमुलेशन एंड जिंजिवाइटिस आर कॉमन फीचर्स ड्यू टू इनएबिलिटी टू सी एंड रिमूव प्लाक वाइल ब्रशिंग। उसके साथ साथ प्लाक एंड कैलकुलस का जो है वो एक्यूमुलेशन होगा। टेल शो डू टेक्निक यहाँ पे काम नहीं करेगा, टेल शो डू नहीं करेगा तो एक्सप्लेनेशन इज एकम्प्लिश्ड थ्रू टचिंग एंड हियरिंग। रीइंफोर्समेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। क्या करवाना है आपको, टचिंग एंड हियरिंग, ड्रिल एटसेट्रा की साउंड सुनाकर उनको रिलैक्स करा सकते हैं, यूज टू करा सकते हैं। रीइंफोर्समेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। डेंटल मटेरियल्स या फिर जो भी चीज़ यूज़ करने वाले ओरल कैविटी के अंदर उसकी स्मेलिंग और बहुत छोटे से अमाउंट में टेस्टिंग करवा के कंफर्ट करते हैं। ऑल ऑफ विच हेल्प द चाइल्ड डेवलप कोपिंग मैकेनिज्म टुवर्ड्स डेंटल ट्रीटमेंट। टेल शो डू अप्रोच नीड्स टू बी मॉडिफाइड इन विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट टू टेल टच एंड हियर। याद रखना आप इसको, टेल शो डू को मॉडिफाई करके क्या कर दोगे, टेल टच हियर। आप पहले उस चीज़ को डिफाइन करके बताओगे, फिर अपने पेशेंट से उसको टच करवा के फील करवाओगे, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आवाज़ होती है तो फिर उसकी आवाज़ सुनाकर बच्चे को आप जो है बच्चे को यूज टू करवाओगे, उससे कोप करवाओगे। उसके साथ साथ टेल, स्मेल एंड टेस्ट टेक्निक। ठीक है, ये दो टेक्निक होगा विजुअल इम्पेयरमेंट में, टेल, टच, हियर एंड टेल, स्मेल एंड टेस्ट टेक्निक। उसके साथ साथ एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर अगर मेंटेन हो और हमेशा, तो इट विल बी बेनिफिशियल। अब हियरिंग लॉस के केस में क्या होगा, नो एबनॉर्मल डेंटल फाइंडिंग्स आर एसोसिएटेड विथ हियरिंग लॉस।
कोई एबनॉर्मल डेंटल फाइंडिंग हियरिंग लॉस के केस में नहीं देखने को मिलता है। हियरिंग लॉस ऑलमोस्ट इनएविटेबली चिल्ड्रन विथ हियरिंग लॉस ऑल्सो सफ़र स्पीच डिफिकल्टीज। होता है क्या कि जो हियरिंग लॉस वाले बच्चे हैं ना, उनमें स्पीच डिफिकल्टीज हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि सीख ही नहीं पा रहे हैं, सुन ही नहीं पा रहे। डेंटिस्ट एंड चाइल्ड कैन नॉट कम्युनिकेट वर्बली, देन साइट, टेस्ट एंड टच। ठीक है, अब क्योंकि ऐसे बच्चों से हम कम्युनिकेट वर्बली नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें पहले साइट, चीज़ों को दिखाएंगे, टेस्ट एंड टच, साइट दिखाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, टच करवाएंगे। शुड बी यूज टू कम्युनिकेट एंड टू अलाउ द चाइल्ड टू लर्न अबाउट डेंटल एक्सपीरियंसेस। एज ऑफ ऑनसेट। प्रीलिंगुअल डीफनेस क्या होता है? एक तो हुआ कि प्रीलिंगुअल डीफनेस, बच्चे ने बोलना नहीं सीखा। प्रीलिंगुअल डीफनेस इज हियरिंग इम्पेयरमेंट दैट इज सस्टेन्ड प्रायर टू द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। प्रीलिंगुअल में क्या हो रहा है? बच्चे ने बोलना अभी तक सीखा नहीं था, उससे पहले ही हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गई। तो ऐसे बच्चों में क्या होगा? स्पोकन लैंग्वेज अक्वायर नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्टी होगी बोलने में। Postlingual deafness is hearing impairment that is sustained after the acquisition of language, which can occur as a result of disease, trauma or as a side effect of medicine. Postlingual में क्या होगा? hearing impairment में जो बच्चे बोलना तो सीख गए थे, बट ड्यू टू कोई भी ट्रॉमा, एक्सीडेंट, मेडिसिन की वजह से अब हियरिंग लॉस हो गई है। इस केस में बच्चे को बोलना तो आता है, तो ये हो गया पोस्टलिंगुअल डिफनेस। डेंटल मैनेजमेंट इनका आसान है, हियरिंग लॉस में कुछ नहीं है। अब जो है वो सिस्टेमिक आ रहे हैं, सिस्टेमिक मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के बारे में है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर नंबर 3 में, और उसमें इसको फिनिश करेंगे हम लोग।